आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एसए की इस दूसरी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज से एसए राइटिंग जो है एसए राइटिंग के मॉडल जो है पार्ट की शुरुआत करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से एसए के पार्ट पर काम किया जाए, कैसे एसए लिखा जाए और किस तरीके से किस तरीके से जो है इस पार्ट पर पकड़ बनाई जाए। तो आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सबसे पहले देखिए, एक चीज विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा कि एसए को कैसे पूरा उसका एक लेआउट या बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। कुछ स्ट्रक्चर जानते हैं, अपनी कॉपी में अपने नोट्स में आप बनाकर रखेंगे और जब आप उसे नोट्स में फ्रेम करके रखेंगे तो आसानी से जानते हैं उसको जो है समराइज कर पाएंगे और अपने मस्तिष्क में और अपने स्मृति में उसे बैठा पाएंगे। तो अब देखिए, पहले तो कुछ 2-3 पॉइंट आज की क्लास की शुरुआत से पहले मैं बता दूं, फिर यूपीएससी में आए हुए कुछ एसए पर जानते हैं लेआउट तैयार करेंगे। और यूपीएससी में पूछे गए लगभग हर डायमेंशन के जो एसए हैं, जैसे कुछ जो है दार्शनिक या काल्पनिक विषयों से संबंधित जो एसए पूछे गए हैं, कुछ सामाजिक या सांस्कृतिक विषयों से जुड़े हुए जो एसए पूछे गए हैं, कुछ एसए जो पर्यावरणीय विषयों से जुड़े हुए पूछे गए हैं, कुछ एसए जो राजनैतिक और लोकतांत्रिक विषयों से जुड़े हुए पूछे गए हैं, कुछ वैज्ञानिक विषयों और आर्थिक विषयों से जुड़े हुए पूछे गए हैं। उन सब में कम से कम एक एसए का जानते हैं मॉडल आप तैयार करेंगे तो बहुत आसानी से हर विषय का एक मॉडल आपके पास आ जाएगा और एक ऐसी समझ आ जाएगी जिसके माध्यम से आपको लगने लगेगा कि नहीं, आप इस विषय पर काम करने की क्षमता और योग्यता रखते हैं। इतना होने के बाद फिर हम लोग एक एक्सपर्ट क्लास लेंगे, एक्सपर्ट जानते हैं लोगों की भी क्लास लेंगे और फिर जो है अनेक इंपॉर्टेंट जो विषय हैं उस पर एसए का मॉडल आंसर तैयार करेंगे और इसके माध्यम से आप एसए पर बहुत अच्छी पकड़ रखने लगेंगे और साथ ही साथ आप महसूस करने लगेंगे कि एसए लिखना जानते हैं बेहद आसान हो गया है, बेहद इजी हो गया है। ये मान करके चलिए कि हम लोग कम से कम एसए के पार्ट में लगभग जो है 30 से 40 क्लास कम से कम लेंगे। 30 से 40 क्लास के बीच में जानते क्लासेस होंगी और ये 40-45 भी हो सकती हैं, लेकिन 40 क्लास के आसपास जब जानते हैं एसए की तैयारी आपकी हो जाएगी तो ये मान के चलिए कि आप बहुत आसानी से इस पूरे विषय पर समझ विकसित कर ले जाएंगे। तो चलिए देखिए, अब आज के इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से कुछ बातों को सुनना और समझना है। देखिए, अच्छे एसए के लिए अच्छे एसए को लिखते समय, अच्छे एसए लिखते समय दो चीज आपको ध्यान देना है। एक तो कंटेंट पे ध्यान देना है, अर्थात विषय वस्तु पर सब लिखते भी चलेंगे आप। दूसरा स्टाइल पर भी ध्यान देना है, शैली पर भी ध्यान देना है। अब कंटेंट जानते हैं, देखिए चूंकि एसए की जो डिमांड है वो बिल्कुल अलग है। एसए और जीएस की राइटिंग में अंतर होता है। जब आप जीएस की राइटिंग मेंस के पेपर में कर रहे होते हैं तो सामान्यतः जीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें तथ्यों की, उसमें ज्ञान की मांग होती है। अर्थात जो जीएस का पेपर है वो तमाम प्रकार के फैक्ट की,
डाटा की, नॉलेज की डिमांड करता है। लेकिन जो एससी का पेपर है, एससी का पेपर जो है ज्ञान की मांग नहीं करता, आंकड़े और तथ्यों की मांग नहीं करता है, बल्कि आपके ज्ञान और समझ की गहराई क्या है, सरलता सहजता के साथ प्रस्तुत करने की योग्यता क्या है, विचारों में प्रवाह या क्रमबद्धता क्या है, रोचक ढंग से, सकारात्मक ढंग से अपनी बात कहने की आपकी योग्यता क्या है, इन सब को जानते हैं डिमांड करता है। अर्थात दोनों में बहुत अंतर है। कुछ एक मैं एग्जांपल देके करवा दूंगा कि जैसे जीएस के पेपर में जब वो क्वेश्चन पूछा जाता तो समानतः उसमें हम कैसे जवाब देते हैं, और एससी में अगर वही प्रश्न पूछा जाता तो हम कैसे जवाब देते हैं, उन सबको भी समझेंगे। हाँ, निश्चित रूप से प्रेमचंद के उपन्यास में जो क्षेत्रीय भाषाएं कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, निबंध को जो है किसी खास संदर्भ से एकदम जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निबंध को एक सामान्य जानते हैं विषय वस्तु बनाने की जरूरत है। क्योंकि यूपीएससी की जो डिमांड है, अभी मैं उस पर आता हूं कि यूपीएससी जानते हैं यूपीएससी क्या चाहता है उम्मीदवार से, और उसके अनुसार हम कितने तैयार हैं, इस बात को पहले ये दो चीजें समझ लीजिए। देखिए, कंटेंट का मतलब है कि अब देखिए कंटेंट कैसा होना चाहिए, इसलिए कुछ पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, आप लिख भी लेंगे। खाली देखिए, एस्से में जो विचार या अवधारणा आप रख रहे हैं उसको समझा दीजिए आप अच्छे से। एस्से का जो भी टॉपिक है उसे ठीक से समझाना है, ऐसे समझाना है कि आम आदमी के सामने आप अपनी बात कह रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है एस्से संवाद शैली का संप्रेषण है। अर्थात एस्से जानते हैं क्या है, एक प्रकार का संवाद है। अगर ये लाइन आपको याद रहेगा तो एस्से कभी गलत नहीं होगा। एस्से एक प्रकार का संवाद है, और संवाद किससे है? आम आदमी के साथ है, एक आम व्यक्ति के साथ, आम आदमी के साथ संवाद है। इसका मतलब इतनी सरलता और सहजता के साथ अगर कोई चीज लिख पाते हैं, यूपीएससी के लिए बिल्कुल अलग से निबंध नहीं पढ़ना होगा। यही क्लास यूपीएससी में काम आ जाएगी। अगर आपने ये क्लास किया तो यूपीएससी में एक भी दिन आपको इससे नहीं पढ़ना है, पारंगत हो जाएंगे। बल्कि यूपीएससी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, है कि नहीं। तो बीपीएससी में जो एस्से का पोर्शन लाया गया है वो भी एकदम यूपीएससी के पैटर्न पर लाने का प्रयास किया गया। अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि पहला 2 सेक्शन यूपीएससी के जैसा होगा, इसलिए ये घबराना नहीं है कि यूपीएससी में अलग से। यूपीएससी के लिए तैयारी समझिए आपकी 250 नंबर की हो गई और यहाँ आपकी 300 नंबर की तैयारी हो गई। अभी आते हैं, पहले मुख्य बात को समझे। देखिए, जो एस्से में कंटेंट होना चाहिए उसमें चिंतन की गहराई, चिंतन की गहराई को जानते हैं, मापा जाता है। कितनी गहराई से, कितने डाइजेस्टेड रूप से आप चीजों को समझते हैं, एग्जामिनर इसको जरूर जानते हैं, मापता है, आंकता है। ऐसा निर्देश होता है कि जिस विषय पर निबंध लिखा जा रहा है विद्यार्थी उस विषय में कितनी गहराई महसूस करता है, सहजता के साथ, सरलता के साथ। तो चिंतन की गहराई जरूर मापी जाती है, और विचार और अवधारणाओं पर आपकी स्पष्टता कितनी है, सहजता कितनी है। विचार अवधारणाओं की स्पष्टता, विचार अवधारणाओं की स्पष्टता और चिंतन की गहराई। विचार अवधारणाओं की स्पष्टता और चिंतन की गहराई, बात समझ रहे? चिंतन की गहराई। तीसरी बात जो है क्या? विषय वस्तु, विषय
वस्तु की समग्रता में समझ है क्या? संपूर्णता में, समग्रता में, ये नहीं कि गहराई है लेकिन थोड़ा बहुत समझते, सारे एस्पेक्ट नहीं समझते। विषय वस्तु की समग्रता में समझ है क्या? है कि नहीं? और संतुलित तरीके से और क्रमबद्धता के साथ, संतुलित ढंग से एवं क्रमबद्धता के साथ, एवं क्रमबद्धता के साथ, क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करने की योग्यता, प्रस्तुत करने की योग्यता, संतुलित एवं क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करने की योग्यता, विषय वस्तु की समग्रता की समझ। अगर जानते कंटेंट में ये है, देखिए 4 पॉइंट को ध्यान रखें। कंटेंट में यूपीएससी में एग्जामिनर ये टेस्ट करता है कि जो टॉपिक पे आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर कितना गहरा और डाइजेस्टेड निष्कर्ष वाला समझ है, विचार और अवधारणा कितनी क्लियर है, कितनी क्लियर है। जो विषय पे आप निबंध लिख रहे हैं वो ओवरऑल सारे एस्पेक्ट आपके क्लियर हैं क्या? उसका ऐतिहासिक संदर्भ है, उसका आर्थिक संदर्भ है, उसका सामाजिक संदर्भ है, सांस्कृतिक संदर्भ है, पर्यावरणीय संदर्भ है, राजनैतिक संदर्भ है, उसको समझने की कितनी योग्यता है आपकी। और संतुलित ढंग से क्रमबद्धता के साथ क्या चीजों को प्रस्तुत कर पाते हैं, संतुलित ढंग से क्रमबद्धता के साथ क्या चीजों को प्रस्तुत कर पाते हैं। अगर ये है तो निश्चित रूप से जानते हैं उसे एक अच्छा एस्से माना जाता है कंटेंट के आधार पर। अब आपकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए? अब ये दूसरे पॉइंट पर आते, स्टाइल। इसके लिए मैं दूसरे पेज पे आ जाता हूं। स्टाइल, शैली क्या होनी चाहिए आपकी? स्टाइल, शैली क्या होनी चाहिए निबंध की? अब देखिए, भाषा सरल होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। भाषा सरल एवं रोचक, इस चीज पे मैं बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी डिमांड है। दूसरी जानते हैं, मुहावरे या उद्धरण का सटीक प्रयोग होना चाहिए, अनवांटेड नहीं। ऐसा नहीं कि मुहावरा लिख करके, उद्धरण लिख करके आपको ज्यादा नंबर मिल जाएगा। अगर सटीक मुहावरे, उद्धरण और प्रचलित मुहावरे, उद्धरण लिख रहे हैं तभी मार्क्स मिलता है। तो सटीक एवं प्रचलित, ये 2 शब्द याद रखिएगा, सटीक एवं प्रचलित। उद्धरण, मुहावरा, उद्धरण, कथन, मुहावरा का प्रयोग, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके अलावा जो है, जो आपकी भूमिका की शैली है, निष्कर्ष की शैली, भूमिका, भूमिका की शैली, निष्कर्ष की शैली बेहतर होना चाहिए। निष्कर्ष, भूमिका की शैली, निष्कर्ष की शैली, भूमिका की शैली, निष्कर्ष की शैली बेहतर होना चाहिए। भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए। सटीक एवं प्रचलित उद्धरण और मुहावरे का प्रयोग होना चाहिए। भूमिका की शैली और निष्कर्ष की शैली बेहतर होनी चाहिए। आप कहेंगे ये कैसे बेहतर होगा? अभी बात करते हैं कि भूमिका को कैसे लिखा जाए और निष्कर्ष को कैसे, और सब चीजों में लिंक दिखना चाहिए, प्रवाह दिखना चाहिए, अर्थात लेखन जो है वो प्रवाहपूर्ण हो, क्रमबद्धता के साथ। ये शब्द भी मैं बार बार यूज कर रहा हूं, लेखन प्रवाहपूर्ण होना चाहिए। प्रवाहपूर्ण मतलब क्रमबद्धता के साथ होना चाहिए, क्रमबद्धता के साथ। अभी बात कर रहे हैं तो आप सारी चीज क्लियर समझ लेंगे आप। अब देखिए यूपीएससी कैसे निबंध चाहता है, कैसा निबंध चाहता है। तो देखिए यहां पर यूपीएससी
का एक देखिए वो है, यूपीएससी ने कैसे डिमांड किया है, इस चीज को जरा समझने का प्रयास करें। देखिए यहां लिखा है, कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, दे विल एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द एसे, to arrange their ideas in orderly fashion and write concisely. Credit will be given for the effective and exact expression. ये कह रहे हैं कि credit will go for the exact and effective expression. कितना सटीक और कितना प्रभावी संप्रेषण कर पाते हैं उसी को एस्से में जानते हैं महत्व दिया जाएगा। एस्से distinguish itself from GS in the sense that in GS marks will be awarded purely for the content. एस्से में जो नंबर दिया जाता है वो मुख्य रूप से कंटेंट को ध्यान में रख दिया जाता है, बट इन एस्से एग्जामिनर विल पे स्पेशल अटेंशन टू नॉट जस्ट द कंटेंट बट आल्सो द लैंग्वेज कोहेरेंस एंड द वे यू ऑर्गेनाइज योर राइट अप। एस्से में कितना जानते हैं स्पेशल अटेंशन, आप कितना स्पेशल आपका अटेंशन, देखिए एग्जामिनर वी पे स्पेशल अटेंशन टू नॉट जस्ट द कंटेंट, केवल कंटेंट पर नहीं बट आल्सो ऑन लैंग्वेज कैसा है, कितना सरल है, रोचक है, कोहेरेंस कितना जानते हैं सुसंगतता है, प्रवाहपूर्ण है, और किस तरीके से आप अपने राइटअप को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो यू मस्ट टेक एडुकेट केयर to arrange your ideas properly and not commit any fundamental spelling or grammatical error. इसका मतलब जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इस संदर्भ में आप जानते हैं, अच्छा इसके अलावा जब भी कोई आप हेडिंग सब हेडिंग कैसे बदलते हैं इस पे बात करते, जो भी बात आप अपनी कहते हैं वो कहें कैसे, जैसे इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ में होना चाहिए या बहुत जरूरी है तो 2 पैराग्राफ, अगर कोई टॉपिक जानते हैं विशेष रूप से बड़ा है। कंक्लूजन लेकिन एक ही पैराग्राफ में होना चाहिए। पहले इस पॉइंट को जरा समझ लें। जैसे मान लीजिए ये कोई एस्से है और एस्से में जानते हैं 3 पार्ट होता है, एक इंट्रो, एक इंट्रोडक्शन, दूसरा मेन बॉडी, मुख्य विषय वस्तु जहां आपको लिखना है, और तीसरा जानते हैं कंक्लूजन। अब ये मैंने बताया था ये लगभग 10 से 15% आप लिख सकते हैं और ये 10 से 15% लिख सकते हैं और ये अराउंड 70 to 80%। अब देखिए ये जो कंक्लूजन है ये तो एक पैराग्राफ में ही होना चाहिए, एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ में नहीं, एक पैराग्राफ में। और यह भी कोशिश करें एक पैराग्राफ, लेकिन कई एस्से में टॉपिक 2-3 टॉपिक हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक एस्से लिखता भी हूं, दिखाता भी हूं, यूपीएससी में करीब 2 बार पूछा गया है। अब ये एक या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में होना चाहिए, क्योंकि 2 टॉपिक है तो 2 पैराग्राफ, अगर टॉपिक बाई चांस 3 है तो 3 पैराग्राफ, लेकिन कोशिश करें कि एक पैराग्राफ या मैक्सिमम 2, एक या 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। और मेन बॉडी जानते हैं ये कई पैराग्राफ में, जहां जो बात कहनी है ये कई पैराग्राफ, इसमें कई पैराग्राफ, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, कई पैराग्राफ में ये होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी विषय का ऐतिहासिक संदर्भ है तो उसके लिए कंप्लीट एक पैराग्राफ होना चाहिए, आर्थिक संदर्भ है तो दूसरा पैराग्राफ होना चाहिए, सामाजिक संदर्भ है, सामाजिक पक्ष है, तीसरा होना चाहिए, सांस्कृतिक धार्मिक पक्ष है, चौथा होना चाहिए, पर्यावरणीय पक्ष है तो 5वां होना चाहिए, दार्शनिक पक्ष है तो 6ठा होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है तो 7वां होना चाहिए, ऐसे जानते हैं कोई स्थानीय पक्ष है तो 8वां होना चाहिए। अर्थात जो जो टॉपिक में अलग अलग पक्ष है, विषय है, हर विषय अलग पैराग्राफ में होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो एग्जामिनर आपके पूरे ज्ञान को क्रमबद्धता के साथ, प्रवाह के साथ
देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा कि यह अभ्यर्थी पूरे विषय वस्तु पर न केवल सटीक समझ रख रहा है, बल्कि विषय वस्तु पर जो है इस बच्चे की, बल्कि विषय वस्तु पर इस बच्चे की, बल्कि विषय वस्तु पर जानते हैं स्टूडेंट की, बच्चे की बेहतर जो है पकड़ को भी दर्शाता है और गहराई को दर्शाता है। इस नाते ये सामान्यतः एस्से में हम लोग जानते हैं ये फॉलो करके चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इसी आधार पर आपको जानते हैं देखेगा, आपको समझेगा। यह विशेष रूप से जानते हैं आप ध्यान रखिएगा। नहीं, हेडिंग और सब हेडिंग कहीं लिखना नहीं है। देखिए, हेडिंग और सब हेडिंग कहीं भी लिखना नहीं है, बल्कि पैराग्राफ बदल करके ही बात कहना। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर देना। कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसके नीचे अंडरलाइन करना है। अगर आप यहां देखें तो यहां हेडिंग और सब हेडिंग के बारे में लिखा है कि वी कैन बी ए लिटिल इनोवेटिव इन आवर सब हेडिंग इंस्टेड ऑफ ब्लैंड सब हेडिंग सच एज benefits of nuclear energy. We can use nuclear energy, promise and pearl similarly for the essay in the social media instead of writing advantage and disadvantage. बल्कि पैराग्राफ के फॉर्म में जानते उस चीज को दर्शाना है, कोई हेडिंग नहीं लिखना है। हाँ, लेकिन एक खाका तैयार करना है। जानते कैसे पैराग्राफ बदलना है? सिग्नलिंग टू द शिफ्ट स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ। here you can simply add ये word or to at the beginning of the para that signals shift in your subtopic. For the example, in an essay on globalization, let's say you have just written a para about its historical evolution and impact. You can start the next para with something like politically. ये बताया गया कि पैराग्राफ में जो जो पॉइंट्स जानते हैं, जहां आपको अलग अलग संदर्भ के लगते हैं, उसको अलग अलग पैराग्राफ में दर्शाना है। ये सारी चीज मैं क्लियर करता हूं अभी एक एग्जांपल के माध्यम से। इंट्रोडक्शन में भी लिखा कि भाई इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। देखिए, एक चीज ध्यान रखें, पहले मैं इस पे ही बात कर लूं। किसी भी एस्से में इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाता है? एस्से में जो इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है, शुरुआत है, भूमिका। इंट्रो माने प्रस्तावना या भूमिका। देखिए, किसी भी एस्से में जो इंट्रो लिखा जाता है उसमें टॉपिक का अर्थ समझाया जाता है। मतलब जो एस्से पूछा गया है उसका अर्थ क्या है, इंट्रो में बस उतना ही लिखा जाता है। देखिए, प्रस्तावना में एस्से टॉपिक के अर्थ को समझाना होता है। प्रस्तावना में एस्से टॉपिक के अर्थ को समझाना होता है, अर्थात जो एस्से की रियल मीनिंग है उसको सरल शब्दों में रोचक तरीके से समझाना होता है। देखिए, टॉपिक को सरलता एवं रोचकता के साथ समझाना होता है। टॉपिक को सरलता एवं रोचकता के साथ समझाना होता है। टॉपिक को एकदम सरलता और रोचकता के साथ समझाना होता है ताकि बहुत अच्छे से जानते टॉपिक को आप समझ जाए। इसीलिए उद्धरण के साथ, कहानी के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उद्धरण के साथ, कहानी के साथ
जो है इंट्रो की शुरुआत की जाती है। पहले ये नोट कर लें, प्रस्तावना में इससे टॉपिक के अर्थ को समझाना होता है, टॉपिक को सरलता एवं रोचकता के साथ समझाना होता है। हाँ बिल्कुल कर देंगे। अब देखिए, अब इंट्रो में जनरली क्या करते हैं, देखिए इंट्रो में क्या करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। कोटेशन से शुरुआत करें अच्छा माना जाता है, लेकिन हर विषय का कोटेशन आपको याद हो तब तो। इसके लिए जानते हैं तो फिर कोई कहानी बना करके, कोई रोचक शब्द के साथ, कोटेशन मतलब उद्धरण से शुरुआत करें अच्छा माना जाता है। उदाहरण से शुरुआत करें, उदाहरण से शुरुआत करें, कोई न कोई पॉइंट तो आपको याद रहेगा ही। उदाहरण से शुरुआत करें। जानते हैं ऐतिहासिक या दार्शनिक संदर्भ से शुरुआत करें, ऐतिहासिक या दार्शनिक संदर्भ से शुरुआत करें, ऐतिहासिक या दार्शनिक संदर्भ से शुरुआत करें, यह भी अच्छा माना जाता है। या किसी कहानी से, छोटी कहानी, कोई छोटी कहानी या प्रेरक कहानी से शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए स्वच्छता और साफ सफाई पे आ गया, हाँ डेली क्लास इसी टाइम पर होगी। स्वच्छता या साफ, आपने गांधी जी से की कहानी जोड़ दी कि गांधी जी किस तरीके से जानते हैं स्वच्छता को महत्व देते थे, तो ये जानते हैं इंट्रो अच्छा माना जाता है। अब आ जाइए कंक्लूजन कैसे लिखा जाए। अब आप देखेंगे ये यहां लिखा ना इंट्रोडक्शन, एस्से इंट्रोडक्शन कैन बी, ये फिक्सियस इंसिडेंट आर स्टोरी वेयर यू इंट्रोड्यूस ए कैरेक्टर्स, ये रियल लाइफ any code quotes simple definition of the word in the question। देखिए मूल रूप से ये इतना समझ लें कि आपको इंट्रो में टॉपिक को समझा देना सरलता और रोचकता के साथ। अब इसके लिए उदाहरण आपके पास है, कोई कहानी है, कोई उदाहरण है, कोई एग्जाम्पल है, कोई ऐतिहासिक संदर्भ है, दार्शनिक कोई बात है, तो उससे शुरुआत करें और अच्छा माना जाता है। अब देखिए जो है कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूड कैसे करेंगे। कोशिश करें कि कंक्लूजन 3-4 लाइन या 5 लाइन में हो जाए। देखिए कंक्लूजन संक्षिप्त होना चाहिए। अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, निष्कर्ष संक्षिप्त होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, मतलब निष्कर्ष संक्षिप्त होना चाहिए। समराइज आप जानते कम से कम लाइन में करें, मतलब अब देखिए 100 शब्दों का, 125 शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज समझें आप, एक चीज ध्यान दें, जो भी निष्कर्ष आप लिखेंगे वो निष्कर्ष जानते हैं सकारात्मक और भविष्य उन्मुखी होना चाहिए। देखिए कंक्लूजन, जिसको निष्कर्ष या उपसंहार आप कहते हैं, देखिए ये तो संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, टॉपिक का निचोड़ होना चाहिए, टॉपिक का निचोड़ होना चाहिए, टॉपिक का निचोड़ होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, वो तो हम लोग करवाते समय सारा करा देंगे। तो जितने टॉपिक लिए जाएंगे उसके कोटेशन आपको पता, देखिए कुछ ही टॉपिक है जहां से निबंध पूछे जाते हैं। अब पर्यावरणीय संदर्भ है, ग्लोबलाइजेशन है, प्रजातंत्र है, लोग उसको तैयार कर लीजिए ना, तो उसके कोटेशन भी तैयार हो जाएंगे। इतना मुश्किल काम नहीं है, निबंध एक आसान काम है। टॉपिक निबंध में जैसे मान लीजिए आर्थिक मंदी है, ये टॉपिक बहुत हिट है, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण है, टॉपिक हिट है,
या जानते हैं वंचित वर्गों के साथ न्याय है, टॉपिक हिट है। विज्ञान और कल्याण टॉपिक हिट है। मानवाधिकार टॉपिक हिट है। महिलाओं के साथ अपराध टॉपिक हिट है। भ्रूण हत्या, लिंग असमानता टॉपिक हिट है। तो ऐसे टॉपिक तैयार कर लेना है ना। जब टॉपिक को आप तैयार किए रहेंगे तो आपको अधिकतर कोटेशन और कंटेंट तो पता रहेगा, खाली बस कुछ ही जोड़ना होता है, ऐसा नहीं कि सारा आपको जोड़ करके लिखना है। तो शुरुआत में मैं बात कर रहा हूं, बाकी कुछ टॉपिक के हम लोग ऐसे तैयार कर लेंगे तो आप उसमें पारंगत हो जाएंगे ना, तो इसलिए घबराना नहीं है। अच्छा, टॉपिक का निचोड़ और जानते हैं सकारात्मक होना चाहिए। निष्कर्ष, निबंध का निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष होना चाहिए। निष्कर्ष होना चाहिए और भविष्य उन्मुखी होना चाहिए, मतलब भविष्य में उसका भविष्य उन्मुखी निष्कर्ष होना चाहिए। भविष्य उन्मुखी निष्कर्ष होना चाहिए। भविष्य उन्मुखी तो संक्षिप्त, आपका निष्कर्ष संक्षिप्त होना चाहिए। आपका निष्कर्ष टॉपिक का निचोड़ होना चाहिए। निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए और निष्कर्ष भविष्य उन्मुखी होना। संक्षिप्त मस्ट बी प्रिसाइज, मस्ट बी कंक्लूडेड एंड डाइजेस्टेड, मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी फ्यूचरिस्टिक। ये कंक्लूजन में विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। इतनी बात। अब एक बात और बता देते हैं जो सामान्यतः आप जीएस लिखते समय भी आप देखते हैं, जिसको समझते हैं। तो अब देखिए, जो है जब इससे आपको लिखना है तो पैराग्राफ की शुरुआत, जैसे एक कॉपी है, मान लीजिए ये आपकी कॉपी है, तो पैराग्राफ जानते हैं 1/3 से 1/3 हाफ या 2/3, तो कोशिश करें 1/3 से जानते हैं अपनी राइटिंग शुरू करें यहां से। और इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन मान लीजिए लिखा। अब कोशिश करिए कि जो इसके शब्द की एंडिंग होती है या तो 1/3 पे हो या हाफ पे हो या 2/3 पे, ऑर्डर दिखना चाहिए इससे में। और दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत यहीं जहां से आपने पहले पैराग्राफ के किया है, यहीं से दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत होनी चाहिए। अब ये आपने मान लीजिए ऐसे, देखिए मैंने बना दिया। अब यहां पर भी जो एंडिंग होनी चाहिए वो कोशिश करिए यहां पर या यहां पर या यहां पर। फिर तीसरे पैराग्राफ की शुरुआत यहीं से, मतलब हर पैराग्राफ की शुरुआत सामान्यतः समान ऑर्डर में हो, तो दिखता है कि इससे व्यक्ति जानते हैं जो है बहुत ही सुलझा हुआ है, व्यवस्थित व्यक्ति है। देखिए, व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है एस्से में, आपके लेखन के माध्यम से देखा जाता है आप कितने सुलझे हुए हैं। अब यहां पर आप देखिए, यहां जहां से ये शुरू है वहीं से देखिए दूसरा पैराग्राफ भी शुरू हो, वहीं से तीसरा पैराग्राफ शुरू, तो एक ऑर्डर दिख रहा है यहां पे, यहां पर एंडिंग भी या तो यहां दिख रही है या तो यहां दिख रही है या तो यहां दिख रही, यहां दिख रही, यहां दिख रही। कोशिश किया करिए कि ऐसी ही एंडिंग हो। देखिए, इससे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करता है, पर्सनालिटी को टेस्ट करता है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी सुलझी हुई, कितनी जानते हैं समझ रखने वाली, व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है। तो क्रमबद्धता खाली लेखन में ही नहीं होनी चाहिए, लेखन की शैली में, तो लेखन शैली में क्रमबद्धता। देखिए, ये लेखन विचार में क्रमबद्धता हो और लेखन शैली में भी, लेखन शैली में क्रमबद्धता जरूरी है। और टॉपिक के समझ में, विचार में भी क्रमबद्धता जरूरी। टॉपिक की समझ में भी क्रमबद्धता जरूरी है, क्रमबद्धता जरूरी। तो टॉपिक की समझ में क्रमबद्धता जरूरी है और लेखन शैली में भी क्रमबद्धता जरूरी है। अर्थात ये दोनों बातें जानते हैं विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। अब मैं आता हूं एक निबंध पर, इसके माध्यम से मैं आपको समझाता। अच्छा, एक चीज और समझिए, मैंने कहा था कि यूपीएससी जो का निर्देश है, ये किसी भी पेपर जो एसए का पेपर है,
अगर आप पढ़ेंगे एसए का पेपर यूपीएससी में, तो ये 4 निर्देश है कि उम्मीदवार की विषय वस्तु पर पकड़, चुने गए विषयों के साथ उसकी प्रासंगिकता, रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता और विचारों को संक्षेप में युक्त, संगत और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने पर परीक्षक विशेष ध्यान देंगे। तो विषय वस्तु पर पकड़ है कितनी, गहराई के साथ, कितना जानते डेप्थ में, लेकिन सरलता, रोचकता के साथ, चुने गए विषय के साथ उसकी प्रासंगिकता, जो विषय आपने चुना है उसकी प्रासंगिकता को समझाने की आपकी योग्यता होनी चाहिए। रचनात्मक तरीके से जो कुछ आप लिख रहे हैं उसमें रचनात्मकता कितनी है, क्रमबद्धता कैसी है, शैली कैसी है, भाषा, ये सब देखा जाएगा। और विचारों को संक्षेप में लिख पाते हैं युक्त, संगत ढंग से, प्रभावी तरीके से या नहीं, ये जरूर जानते हैं एसए में जांचा जाता है। तो इस चीज को जानते हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब एक एसए जो 2 बार पूछा गया यूपीएससी में, दार्शनिक एस्से है, जरा देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो एक एग्जाम्पल, एक मॉडल एस्से, एस्से का एक टॉपिक लेते हैं। ये टॉपिक 1 लेकर के चलते हैं। टॉपिक 1 क्या है? अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है, केवल विचार ही ऐसा बनाते हैं। अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है, केवल विचार ही ऐसा बनाते हैं, केवल विचार ही ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है, केवल विचार ऐसा बनाते हैं। ये टॉपिक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, यूपीएससी में 2 बार पूछा गया है। यूपीएससी में 2 बार पूछा गया है। और आप देख रहे हैं एक दार्शनिक टॉपिक है, एक दार्शनिक टॉपिक है, दार्शनिक बात कही गई, एक दार्शनिक कथन है, ये फिलोसफिकल कोटेशन या स्टेटमेंट है कि अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है, केवल विचार ही ऐसा बनाते हैं। अब इसमें देखिए 2 टॉपिक है कि अच्छा बुरा, ध्यान से सुनेंगे, अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है। दूसरा है कि केवल विचार ऐसा बनाते हैं। अब इसमें 2 पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। कोशिश किया करिए कि एस्से के टॉपिक में जितने विषय हैं उतने इंट्रोडक्शन में जानते हैं पैराग्राफ आप लिखें तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में विषय को समझाना होता है सरलता और सहजता के साथ। और अगर आप पैराग्राफ बदल करके समझा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो तो मैं सिखाऊंगा ना कौन सा टॉपिक दार्शनिक है, सब टॉपिक का नाम लिखेंगे। अभी तो कल जानते हैं एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आज पहली बार, अभी अलगाव करते हुए सब पढ़ाया जाएगा कि ये वैज्ञानिक टॉपिक है, ये आर्थिक टॉपिक है, दिख जाता है कि कौन सा टॉपिक दार्शनिक है। उस टॉपिक का जानते हैं हम लोग। देखिए जब बाकी टॉपिक अलग कर ले जाएंगे कि वैज्ञानिक टॉपिक क्या है, आर्थिक क्या है, सामाजिक क्या है, सांस्कृतिक क्या है, लोकतंत्र राजनैतिक टॉपिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों से जुड़ा क्या है, तो बाकी टॉपिक जानते हैं या तो सांस्कृतिक होंगे, धार्मिक होंगे, वो तो सहजता के साथ। पर्यावरणीय टॉपिक बहुत आसानी से पता चल जाता है कौन सा टॉपिक किस तरीके का है। अब देखिए अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखिए 2 टॉपिक हो गया कि पहला हो गया ई पार्ट, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है,
अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है, केवल विचार ही ऐसा बनाते हैं। केवल विचार ही ऐसा बनाते हैं। ऐसा बनाते हैं। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, केवल विचार ही ऐसा बनाते हैं। अब ये दो टॉपिक हो गया। अब देखिए, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अब इसके पक्ष में और विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष दिखाना होगा, और इसके साथ सारे संदर्भ। अब देखिए, मेन बॉडी में पहले तो देखिए, इंट्रोडक्शन में तो आप क्लियर कर देंगे इसको समझा के कि अच्छा बुरे का मतलब क्या है कि नहीं। क्योंकि कोई ईमानदारी से देखा जाए तो अच्छे बुरे का संदर्भ जानते हैं, सामान्यतः देश काल और परिस्थितियों से निर्धारित होता है। जहां पहले के समय में बाल विवाह को अच्छा माना जाता था क्योंकि शिक्षा सुरक्षा की सुविधा नहीं थी, वहीं आज बाल विवाह को बुरा माना जाता है। विवाह की एक निश्चित उम्र कर दी गई है। बेटियों के लिए भारत में 18 वर्ष और बेटों के लिए जानते 21 वर्ष कर दी गई है। तो उससे नीचे विवाह को अनुचित माना जाता, लेकिन पहले जानते हैं विवाह को उचित माना जा रहा था, क्योंकि देश काल परिस्थितियां जानते हैं चीजों को निर्धारित करती हैं। आज आधुनिकता है, वैज्ञानिक मानसिकता है, शिक्षा का विकास है, सुरक्षा का विकास है। तो आप बहुत दिनों तक जानते हैं जो है आप अपनी शिक्षा को जारी रख सकते हैं, समाज में सुरक्षा है, आप जानते किसी विपरीत परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हो सकते। तो फिर एक मानक बना दिया गया, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए मानक बना दिया गया। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, जैसे मान लीजिए ठंडे प्रदेशों में जहां ठंडी जलवायु है, सामान्यतः लोग वहां शराब पीते हैं, तो वहां शराब पीना बुरा नहीं माना जाता। गर्म प्रदेशों में शराब नहीं पी जाती है। भारत जैसे देश में शराब पीना बहुत बुरा है। पूरी दुनिया में जानते शराब पी के गाड़ी चलाना या अति शराब पीना तो सब जगह बुरा है, लेकिन सामान्यतः बहुत जगह भोजन का भाग है शराब पीना। तो उन प्रदेशों में जानते हैं, उन देशों में, उन क्षेत्रों में उसको बुरा नहीं माना गया। हमारे देश में जानते हैं शराब पीना, ड्रग्स लेना, ऐसी सब चीज करने को बुरा माना गया है। कई जैसे जैन धर्म में आप जानते हैं मांसाहार को एकदम बुरा माना गया है, कोई भी मांसाहार नहीं कर सकते, इसलिए खेती बाड़ी तक जानते हैं जैन धर्म में हतोत्साहित हुआ है। लेकिन बाकी धर्मों में आप देखिए मांसाहार को लेकर के उस तरीके से कोई एक सोच नहीं। हाँ, हिंदुओं में भी सोच ये है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, लेकिन हिंदू में धर्म का मतलब बहुत सारी विचारधाराओं का समूह है। हिंदू कोई एक विचारधारा नहीं है, हिंदू बहुत समग्रता है, विचारों की विविधता है। लेकिन जैन तो सीधे कह रहा है पक्ष विपक्ष का पैराग्राफ नहीं है। हाँ, पक्ष का एक पैराग्राफ होगा और उसमें विपक्ष में संदर्भ होंगे और विपक्ष के लिए अलग, ये पैराग्राफ वाइज ही अलग, इसको अलग जानते पैराग्राफ में दर्शाएंगे, इसको अलग पैराग्राफ में दर्शाएंगे। अच्छा, केवल विचार ही ऐसा बनाते, इसके भी पक्ष और विपक्ष दर्शाएंगे, इसके भी पक्ष और विपक्ष दर्शाएंगे। अब जैसे मैं कुछ थोड़ा सा चर्चा कर दूं ताकि आपको कम से कम चीजों को समझने में आसानी हो जाए। देखिए, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, पक्ष में बात करते हैं। अच्छा बुरा कुछ स्वयं में कुछ भी नहीं, अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है। अब इसके मैं पक्ष में बात कर रहा हूं, मतलब इस सेंटेंस का पक्ष ले रहा हूं कि अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, पक्ष में बात करना, जैसे मैंने कहा कि क्षेत्र है, जैसे मैंने पहला पॉइंट लिखा कि क्षेत्र, जैसे ठंडे प्रदेश हैं, ठंडे देश हैं, प्रदेश हैं, यहां पे जानते शराब पीना बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन गर्म प्रदेश में शराब पीना जानते बुरा है सामान्यतः। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए समय के अनुसार
समय कैसा है। प्राचीन समय में कई चीजें जानते हैं मानी जाती थी, अब वो चीजें नहीं मानी जाती हैं। जैसे समय के अनुसार पहले परंपरागत सोच रखी जाती थी, स्थानीय सोच, क्योंकि समाज उतना खुला नहीं था, जुड़ा नहीं था। पहले जानते परंपरागत सोच थी। अब जैसे बाल विवाह था या नरबल प्रथा थी या सती प्रथा थी। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी इस पे बात नहीं कर। सती प्रथा थी या अनेक तरीके से जानते हैं रूढ़वादिता थी। लेकिन समय के अनुसार आज जानते हैं क्या है, वर्तमान में क्या है, आधुनिक सोच है, वैज्ञानिक मानसिकता का विकास है। आज के समय में वर्तमान में आधुनिक सोच है, वैज्ञानिक सोच है। आधुनिक सोच, वैज्ञानिक सोच आ गई है। अब जो है ये एक उम्र के बाद जानते विवाह की बात है। एक उम्र के बाद, एक निश्चित उम्र है विवाह की, एक निश्चित उम्र है विवाह की, निश्चित उम्र है। नरबल प्रथा के लिए सजा है कि नहीं। समलैंगिक विवाह की अनुमति है, समलैंगिक विवाह की बहुत देशों में स्थिति है। बहुत सारी स्वतंत्रता दे दी गई, अर्थात समय के अनुसार देखिए चीजें बदली। जो चीज पहले जानते अच्छी मानी जाती थी, अब बुरी मानी जा रही। समय के अनुसार भी जाते, अच्छा स्थिति के अनुसार भी चीजें सही गलत होती हैं। तीसरा, पहला क्षेत्र के अनुसार, दूसरा समय के अनुसार, तीसरा स्थिति कैसी। अगर आप अमीर हैं तो आपके लिए सामान्यतः अलग पैरामीटर है, गरीब हैं तो आपके लिए अलग पैरामीटर है। अब आप अमीर हैं तो बहुत सारी चीज को अच्छा माना जाएगा, भाई अमीर है तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो बुरा नहीं माना जाएगा, कल्याणकारी माना। गरीब है, ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो अपनी जरूरत ही नहीं पूरा कर पाएंगे और गरीब हो जाएंगे। तो स्थिति के अनुसार भी जानते चीजें अच्छा बुरा होता है। अच्छा, इसी के अनुसार धर्म के अनुसार भी चीजें अच्छी बुरी हैं। अब धर्म है, मान लीजिए जैन धर्म है तो मांसाहार बुरा है, जानते ये बुरा है। लेकिन अगर बाकी धर्म में है तो सामान्यतः उतना बुरा नहीं है। इसी तरीके से इसका मतलब है कि कोई चीज सामान्यतः अच्छी बुरी नहीं होती है, देश काल परिस्थितियां उसे निर्धारित। तो इस प्रकार से आप कहेंगे कि सामान्यतः कोई विचार अच्छा बुरा नहीं होता है, देश काल परिस्थितियां उसे निर्धारित करती है, ये बोलेंगे। ये हो गया पक्ष में। जब मेन बॉडी में देखिए, इंट्रोडक्शन में तो विषय को खाली समझाना होता है कि अच्छे बुरे का क्या मतलब है और विचार का क्या मतलब, वो बात करेंगे। पहले ये पक्ष, अब देखिए इसी के विपक्ष में मैं बात करता हूं कि अच्छा बुरा, ये करा कि अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं, तो पक्ष में हमने लिख दिया हाँ भाई कुछ भी नहीं। लेकिन विपक्ष में जाइए कि नहीं अच्छा बुरा होता है, ऐसा नहीं कि अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, अच्छा बुरा। अब इसके विपक्ष में बात करके आपको दिखाते हैं। अब देखिए अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है। अब मैं इसके विपक्ष में बात करता हूं। अब देखिए विपक्ष में बात करूंगा तो कहूंगा कि अच्छा बुरा है, ऐसा नहीं कि स्वयं में कुछ भी नहीं। अब अच्छा विपक्ष में बात करूंगा तो कहूंगा कि बहुत सारी चीजें अच्छी हैं और बहुत सारी चीजें बुरी हैं। अब अच्छा क्या है, जैसे मूल अधिकार, मानव अधिकार सबको मिलना चाहिए। जैसे मूल अधिकार ये अच्छा है, सबको मिलना चाहिए। मानव अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये अच्छा है कि नहीं। शिक्षा मिलनी चाहिए सबको, ये अच्छा है। स्वास्थ्य मिलना चाहिए, स्वास्थ्य के अधिकार, ये अच्छी बात है। वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए।
पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, ये सब अच्छी बात है, पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। ईमानदारी, कमजोर वर्गों का कल्याण होना चाहिए, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। कमजोर वर्गों का कल्याण होना चाहिए। या लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। आधारभूत संरचना होनी चाहिए, सुविधा होनी, ये सब अच्छी बात, मतलब ये कह रहा है कि नहीं कुछ चीजें अच्छी होती ही हैं, ऐसा नहीं कि देश काल परिस्थितियां निर्धारित करती हैं। भाई हर देश में कहीं भी हो आपको मूल अधिकार मिलना चाहिए, मानव अधिकार मिलना चाहिए, कहीं भी हो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, बेसिक आधारभूत संरचना, कहीं भी हो आपको शिक्षा स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए, कहीं भी हो आप पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, आर्थिक संरक्षण भी मिलना चाहिए, रोजगार भी मिलना चाहिए, ये सब अच्छी बात है, इसको नहीं कहेंगे कि बुरी है हर जगह। अच्छा, और बुरा, कुछ चीजें बुरा ही है, जैसे आतंकवाद बुरा है, आतंकवाद बुरा है, कौन कह देगा कि आतंकवाद अच्छा है? भ्रूण हत्या बुरी है, भ्रूण हत्या बुरी है, लिंग भेद बुरा है, लिंग भेद बुरा, कौन कह देगा अच्छा है? जातिवाद क्षेत्रवाद बुरा है, जातिवाद क्षेत्रवाद संप्रदायवाद, कौन कह देगा अच्छा है? ये सब बुरा है कि नहीं? जानते दहेज बुरा है, दहेज प्रथा बुरी है, दहेज प्रथा बुरी है, जानते हैं। शोषण भ्रष्टाचार बुरा है, ये कौन कह देगा अच्छा है? भ्रष्टाचार बुरा है कि नहीं? ड्रग्स का उपयोग बुरा है, ड्रग्स का उपयोग बुरा है, रेप बलात्कार बुरा है, बलात्कार बुरा है, ऐसे तमाम चीजें बुरी है। ये कहता कि अच्छा बुरा विचार नहीं निर्धारित करते, बल्कि चीजें कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं। ये नहीं कहेंगे कि आप अच्छा बुरा हमेशा जो है विचार निर्धारित करते हैं। अरे भाई, आतंकवाद बुरा होता ही है, बलात्कार बुरा ही है, भ्रष्टाचार बुरा ही है, शोषण बुरा ही है, भ्रूण हत्या बुरा ही है, बात समझ रहे हैं? जातिवाद क्षेत्रवाद संप्रदायवाद बुरा ही है, विभेद लिंगवाद बुरा ही है, दहेज प्रथा बुरी है, शोषण बुरा है, भ्रष्टाचार बुरा है, कई चीजें बुरी होती ही हैं, वो अच्छी हो ही नहीं सकती। विचार से क्या लेना देना? किसी की हत्या जानते अच्छी है? तो कुछ चीजें बुरी होती हैं, कुछ चीजें अच्छी होती हैं। ये आपने विपक्ष में लिख दिया इस पॉइंट को, और पक्ष में लिखा कि नहीं, हां कुछ चीजें देश काल परिस्थितियों से, तो यहां लिखेंगे कि कुछ विचार अच्छे एवं बुरे होते ही हैं, होते ही हैं। उन्हें देश काल परिस्थितियां निर्धारित नहीं करते, वो सर्वकालिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। उन्हें देश काल परिस्थितियां निर्धारित नहीं करती हैं, बल्कि वे सार्वभौमिक एवं सर्वकालिक होते हैं, एवं सर्वकालिक होते हैं। ये यहां पर आपने विपक्ष को दर्शा दिया। अब एक टॉपिक जानते हैं, पूरा हो गया। ये मोटे तौर पर मैं ब्रीफ करके बात कह रहा हूं, तो इसका मतलब मेन बॉडी में आपने जानते हैं ये वाला पॉइंट पूरा कर लिया कि अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है। पक्ष में भी बात आपने कह दी, विपक्ष में बात कह दी, और तर्कपूर्ण ढंग से आपने बात को कह दे दी, रोचक ढंग से थोड़ा उसमें और एग्जाम्पल वगैरह दे करके बात कह दी। अब केवल विचार ही ऐसा बनाते हैं, इस बात पर आया जाए कि भाई विचार से क्या क्या चीजें निर्धारित होती हैं और विचार कहां से निर्धारित। अब जैसे बी पार्ट है, थोड़ा नीचे आके बात की जाए। केवल
विचार ही इसे निर्धारित करते हैं। केवल विचार ही इसे निर्धारित करते हैं। अब विचार जानते, देखिए एक चीज ध्यान रखें, विचार जो है देश काल परिस्थिति पर निर्भर करते हैं, विचार देश पर, काल पर, परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। देश काल परिस्थिति जैसा देश होता है वैसा विचार होता है। अब पाकिस्तान में के लोग, जिनका पाकिस्तान में जन्म हुआ, वो भारत के खिलाफ ही सोचते हैं। बात समझ रहे हैं? अब अलग अलग धर्मों में जिसका जन्म हुआ, कोई मान लीजिए हार्ड लाइनर है, उसका जन्म ईसाई धर्म में हुआ, वो मुस्लिम को बुरा सोच रहा है, मुस्लिम ईसाई को बुरा सोच रहा है, पारसी यहूदी जानते हैं मुस्लिम को बुरा सोच रहे हैं, या ईसाई को बुरा सोच रहे हैं, या हिंदू मुस्लिम। तो जानते हैं कई बार देश माने होता है स्थान, अर्थात किस स्थान पर आपका जन्म हुआ है उससे विचार निर्धारित होते। इसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं, एक पैराग्राफ लिख देंगे एग्जाम्पल के साथ। काल माने समय, किस समय और कैसी परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है या कैसी परिस्थिति में आप हैं, उस तरीके से उस परिस्थितियां विचार निर्धारित करती हैं। मान लीजिए बहुत भूखे हैं आप, जीवन पर संकट आ गया है, तो भीख मांग सकते हैं। तब उस समय भीख मांगना बुरा नहीं कहा जाएगा, वो सहायता मांगना कहा जाएगा। या कोई आपदा आ गई है, उस समय जानते किसी का सहयोग मांगना, कोई जानते हैं ये नहीं कहा जाएगा, कायरता नहीं कहा जाएगा। या बहुत भूखे हैं तो कोई चीज जानते चुरा करके भी खा लेना, उतना बुरा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि प्राण का संकट है। अब समय कैसा है, सीमाओं पर आप सुरक्षा कर रहे हैं, तो तमाम लोगों को अगर आप मार देंगे तो उसे बुरा नहीं कहा जाएगा, बल्कि आप जो है ये वीरता का प्रतीक उसे माना जाएगा। परिस्थितियां कैसी हैं, क्या है, अर्थात देश काल परिस्थितियों के अनुसार विचार के पक्ष, इस पे भी पक्ष विपक्ष पर आप बात करेंगे कि देश काल परिस्थितियां कैसे पक्ष विपक्ष को निर्धारित करती हैं। जैसे मान लीजिए अब जो है सीमा की सुरक्षा के लिए आपको लगाया गया है, आप सैनिक हैं, सेना के अधिकारी हैं, तो ऐसे समय में अगर सीमा में कोई घुसपैठ कर रहा है तो उसे मार देना जानते हैं ये वीरता, देश के लिए जानते हैं ईमानदारी, देश के लिए शौर्य का प्रतीक माना जाएगा। लेकिन ऐसे ही जानते कोई आ जा रहा है आपके घर में, मान लीजिए कोई बातचीत करने आया, कोई मिलने आया, उसे आपने मार दिया, तो जानते हैं ये अपराध कहा जाएगा, ये बुरे भाव से किया गया कृत्य कहा जाएगा और इसके लिए दंड दिया जाएगा। अर्थात विचार कैसे निर्धारित होता है और उसमें पक्ष विपक्ष क्या है, इस चीज को भी जानते हैं आप दर्शा देंगे। अब इसके बाद निष्कर्ष में क्या है, टॉपिक का निचोड़। हाँ, पाकिस्तान जैसे देश का कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं, खाली बायस्ड व्यू कहीं नहीं दिखना चाहिए। आप देखिए, अपने देश की सरकार, देश का विरोध नहीं दिखना चाहिए। दूसरे देश जानते जो हमसे नकारात्मक भाव रखते हैं उनका एग्जाम्पल देना बुरा नहीं होता है कि नहीं। आप पूरी दुनिया में सबके प्रति सकारात्मक भाव नहीं रख सकते। चीन और पाकिस्तान के प्रति बहुत सकारात्मक भाव रखना मूर्खता कहलाएगा। शासन प्रशासन में आप जा रहे हैं, भारत सरकार के साथ आप काम करेंगे, तो ऐसे में भारत सरकार के विजन को, व्यू को अपना व्यू मानने की आदत डालिए। भारत सरकार कैसे सोचती है, भारत सरकार कैसे व्यवहार करती है। भारत सरकार स्वयं संयुक्त राष्ट्र में कहती है कि पाकिस्तान जानते हैं आतंकवाद का गढ़ है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपराध का गढ़ है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में हिंसा का गढ़ है, पाकिस्तान के लोग जानते हैं एक गलत सरकार के और जानते समाज के प्रक्रियाओं से प्रभावित हैं। तो इस नाते जानते हैं पाकिस्तान देश के बारे, हाँ पाकिस्तान के लोगों के बारे में समानतः जानते हैं। हम पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एज ए पाकिस्तान हम बात को रख सकते हैं, निश्चित रूप से रख सकते हैं। तो अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अब ये छोटा सा ही टॉपिक था कि अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं है, केवल विचार इसे निर्धारित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में इसका अर्थ लिख देंगे
कि अच्छा का मतलब वे मूल्य जो किसी समाज में स्वीकार किए जाते हैं उन्हें अच्छा कहा जाता है, और वो मूल्य जो किसी समाज देश में स्वीकार नहीं किए जाते उन्हें बुरा कहा जाता है। और अच्छा बुरा जानते हैं देश काल परिस्थितियों के अनुसार होता है, यद्यपि इसके पक्ष और विपक्ष हैं। आप कहेंगे कि विचार हर देश काल परिस्थितियों के दायरे से बंधे होते हैं। व्यक्ति किस परिस्थिति, किस स्थान, किस समय में जानते रहता है, उसी तरीके से उसके विचार होते हैं। जब वो बच्चा होता है तो उसके विचार अलग होते हैं, युवा होता है उसके विचार अलग हो जाते हैं। किसी स्थान, किसी धर्म, किसी क्षेत्र, किसी जहां जहां से जुड़ा होता है उस तरीके से उसके विचार जानते हैं, बदलते रहते हैं। लेकिन आप कहेंगे इसके भी पक्ष और विपक्ष होते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, अब मेन बॉडी में आ गए और फिर एक एक सेक्शन को आप डील करेंगे। तो करीब 4 पैराग्राफ तो जानते हैं मेन बॉडी में हो जाएगा, बड़ा बड़ा। पक्ष लेंगे करीब 150 से 200 शब्द लगेगा। विपक्ष लेंगे अच्छा बुरा का ही तो करीब 150 से 200 शब्द लगेगा। और विचार में भी करीब 100 शब्द जानते हैं, पक्ष विपक्ष। और निष्कर्ष में आप पूरे टॉपिक का निचोड़ आप बता देंगे कि अच्छा बुरा स्वयं में कुछ भी नहीं होता, केवल विचार ही ऐसा बनाते हैं। आप कहेंगे यह एक दार्शनिक कथन है जो बताता है कि अच्छे और बुरे को सामान्यतः देश काल परिस्थितियां निर्धारित करती हैं, लेकिन आप कहेंगे लेकिन वर्तमान आधुनिक दौर और वैज्ञानिक दौर में कई ऐसे मूल्य हैं जिन्हें सर्वकालिक सार्वभौमिक रूप से अच्छा माना गया है, जैसे मानवाधिकार, मूल अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाएं, समानता, पारदर्शिता, है कि नहीं, सुशासन। और वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे जो है व्यवहार हैं जिसे सर्वकालिक और सार्वभौमिक रूप से बुरा स्वीकार किया गया है। बात समझ रहे, स्वीकार किया गया है। जैसे आप लिखेंगे कि आतंकवाद है, जो भ्रष्टाचार है, भ्रूण हत्या है, अतः ऐसे कृत्यों को जानते हैं नहीं जारी रखा जा सकता है। यह हो जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में टॉपिक का निचोड़ लिखा जाता है और भविष्य के प्रति जानते उन्मुखी भाव लिखा जाता है। और इंट्रोडक्शन में जानते हैं टॉपिक का अर्थ लिखा जाता है प्रवाहपूर्ण तरीके से। बात समझ रहे हैं? अगर आप मान लीजिए टॉपिक की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप किसी जानते हैं कथन से भी बात शुरू कर सकते हैं, उसके अनुसार भी अपनी बात को रख सकते हैं। अब आपको जो है समझ में आ गया होगा सबको। तो अब यहां पर हमने देखिए इस एस्से में तीनों बातों को, इंट्रो हो गया, टॉपिक का अर्थ, मेन बॉडी, टॉपिक, सब टॉपिक, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, है कि नहीं, कंक्लूजन, टॉपिक का निचोड़, सकारात्मक टॉपिक का निचोड़ सकारात्मक भाव के साथ, सकारात्मक भाव के साथ, यही जानते हैं इसमें इस एस्से का जानते हैं पूरा क्रक्स है। अगर ऐसा आप जानते कर पाते हैं तो अच्छा माना जाएगा। ये तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने इस टॉपिक को बताया। अब हम लोग एक एक टॉपिक को जानते हैं, पढ़ेंगे तो आप उस सारे संदर्भ को, हाँ इसमें कोटेशन को भी दे सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा था कि जानते हैं बुरा जो ढूंढन क्या नाम है, उन्होंने कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोय, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो कोय, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो ऐसे संदर्भ जानते हैं कर सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस का प्रयोग करना है।
सरल शब्दों का छोटे सेंटेंस का। देखिए, सरल शब्दों में रोचक तरीके से, और दूसरा जानते छोटे सेंटेंस का प्रयोग, छोटे वाक्यों का प्रयोग, छोटे छोटे सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस का प्रयोग, स्मॉल सेंटेंस का प्रयोग करना है, छोटे सेंटेंस का प्रयोग करना है, छोटे वाक्यों का प्रयोग करना है, स्मॉल सेंटेंस का प्रयोग करना है। और कोई जानते बात हो तो आप पूछ सकते हैं, आप सभी लोग। तो लगभग एस्से के सभी संदर्भ को जानते हमने यहां समझा दिया। और कुछ चीजें जानते हैं, यहां पर देखिए इंग्लिश राइटअप में है, जो इंग्लिश राइटअप है इसमें भी जानते हैं कुछ चीजें हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। तो अब कल जानते हैं, कल से हम लोग कैटेगराइजेशन, पूरा एक कैटेगरी बना करके बहुत कोई उचित अलंकार, उचित कोटेशन का प्रयोग करना, सारे प्रकार के कोटेशन का नहीं। मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई भी उद्धरण दे देना, बहुत प्रचलित जो आम आदमी समझ सके। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जैसे गांधी जी ने मंत्र दिया था, मैं भी आपको एक मंत्र दे रहा हूं, आप वही उद्धरण लिखिए जो बहुत प्रचलित हो और बहुत उपयुक्त हो। ये ना लगे कि अनावश्यक तरीके से बार बार उदाहरण दिया गया, बार बार उदाहरण से ये नहीं समझना है कि उदाहरण देने से आपका आंसर अच्छा हो जाएगा, बल्कि आपको उचित तरीके से, उपयुक्त तरीके से अपनी बात कहनी होगी। अगर ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जानते हैं अच्छा होगा, बेहतर होगा। बात समझ रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं? तो ये जो है आपको समझ में आ गया। अब इससे आगे हम लोग जानते कल की क्लास में बढ़ेंगे, और एक बार आप इस पूरे जो है लेक्चर को देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। क्रक्स वाली बात है, इसमें बहुत ज़्यादा बात करने पे आप जानते हैं कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इस नाते एक एक चीज़ को नहीं, एरो और डैश का यूज नहीं करना है, टॉपिक के मतलब पैराग्राफ बदल करके अपनी बात कहना। हाँ, कहीं अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट कोई तथ्य है, कोई सेंटेंस है तो अंडरलाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जानते कोई सेंटेंस है, कोई बात है, कोई निचोड़ है तो उसे अंडरलाइन आप कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं सब लोग? अब तो नहीं कोई सवाल है? तो बहुत अच्छे से जानते हैं, इसी तरीके से हम लोग करते चलेंगे और समझते चलेंगे। आप हर चीज का नोट्स बनाते हुए आप सभी लोग चलें, और बहुत बेजोड़ तरीके से जानते हैं ऐसे पर हम लोग पकड़ बनाएंगे, और हर गंभीर चिंतन जो जरूरी है, जिसकी मांग यूपीएससी करता है, वो सभी जानते हैं, जानने में आप पारंगत हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।